नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी क्या कूल हैं ये। प्लेन लैंडिंग की घोषणा हुई तो मैंने भी अपनी बेल्ट चेक कर ली। मुस्कुराकर समर की तरफ देखा। वे भी उत्सुकता से बाहर देख रहे थे। मैं भी खिड़की से बाहर नजर गड़ाकर प्लेन लैंडिंग का मजा लेने लगी। 1 महीने के लिए बेटे बहू के पास दुबई आए थे। बच्चों से मिलने की उत्सुकता व दुबई दर्शन दोनों ही उत्तेजनाओं से मस्तिष्क प्रफुल्लित हो रहा था। एयरपोर्ट की औपचारिकताओं से निपटकर सामान की ट्रॉली लेकर बाहर आए तो ऋषभ प्रतीक्षारत खड़ा था। बेटे को देखकर मन खुशी से भर उठा। सामान की ट्रॉली छोड़ दोनों जाकर बेटे से लिपट गए। ईशिता कहाँ है? मैंने पूछा। वह घर में आप लोगों के स्वागत की तैयारी कर रही है। ऋषभ मुस्कुराकर कार का दरवाजा खोलते हुए बोला। स्वागत की तैयारी? समर चौंक कर बोले। हाँ पापा, आज शुक्रवार है ना, छुट्टी के दिन क्लीनर आता है तो ईशिता सफाई करवा रही है। सफाई करवाने का दिन भी फिक्स होता है यहाँ? मैं कार में बैठकर सोच रही थी। हफ्ते में 1 दिन होती है ना। अपने देश की तरह थोड़े ही रोज घिस घिस कर पोछा लगाती है आशा। थोड़ी देर में ऋषभ की कार सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। सुंदर चमचमाती 6 से 8 लेन की सड़कें, दोनों तरफ नयन भिराम दृश्य और कार में बजते मेरे मनपसंद गीत। मैंने आराम से सिर पीछे टिका दिया। मम्मी, गाने पसंद आए ना आपको? सारे पुराने हैं आपकी पसंद के। मैं थोड़ा चौंकी कि यह कब कहा मैंने कि मुझे सिर्फ पुराने गाने ही पसंद हैं। पर बच्चे अंदाजा लगा लेते हैं। माँ बाप हैं तो थोड़ा पुरानी चीजें ही पसंद करेंगे। मैं मन ही मन मुस्कुराई। 120-130 की स्पीड से दौड़ती कार आधे घंटे में घर पहुंच गई। डिस्कवरी गार्डन में फ्लैट था। दुबई जैसे रेगिस्तान के समुद्र में इतनी हरी भरी कॉलोनी देखकर मन प्रसन्न हो गया। मात्र 5 मंजिल ऊंचे फ्लैट बहुत बड़े एरिया में कई स्ट्रीट में बटे हुए थे। मैं सोच रही थी कि इतना सामान ऊपर कैसे जाएगा, पर बिल्डिंग के दूसरे रास्ते से आराम से सामान ड्रैग कर अंदर प्रवेश कर गए हम। वहां सीढ़ियों के बजाय स्लोप बना हुआ था, किसी भी अच्छी सोसाइटी की ही तरह। वहां भी मुख्य दरवाजे पर बिना एंट्री कार्ड को टच करे बिल्डिंग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, अंधेरे कॉरिडोर की लाइट्स जगमगाने लगी। सभी कुछ ऑटोमेटिक था। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाने पर ईशिता जैसे प्रतीक्षारत ही बैठी थी। क्षण भर में ही खुल गया और हम दोनों उससे भी लिपट गए। जान है हमारी ईशिता। उसकी भोली सूरत व मीठी बातें सुनकर तो जैसे लुत्फ ही आ जाता है जीने का। चमकता साफ सुथरा फ्लैट देखकर दिल खुश हो गया। बच्चों की छोटी प्यारी सी गृहस्थी, उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कहानी बिना कहे भी बयान कर रही थी। प्रेम विवाह किया था दोनों ने। दुबई का समय भारतीय समय से 1.5 घंटा पीछे है, इसलिए अभी वहां पर 2 ही बज रहे थे। बेडरूम में जाकर सामान इधर उधर रखकर आराम से बिस्तर पर पसर गए। मामा, खाना लगा दूं? ईशिता ने पूछा। खा लेंगे अभी, मैंने ईशिता को पास खींच लिया। शुक्रवार और शनिवार दुबई में छुट्टी होती है, इसलिए बच्चे आराम वाले मूड में थे। पापा, खाना खाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर बाहर चलते हैं, ऋषभ बोला। शाम को हम चारों बाहर चले गए। चारों तरफ जगमगाती रोशनी में नहाया दुबई। समतल सड़कों पर फिसलती कारें और मेरा मनपसंद संगीत। कार में बैठने का लुत्फ ही आ जाता है। ऋषभ, आज तेरी कार में बैठी हूँ, याद है ना जब मैं ड्राइव करती थी और तू बैठता था? मैं ऋषभ को छेड़ते हुए बोली। हाँ मामा, याद है, बहुत बैठा हूँ आपके बगल में। आजकल तो काफी कहानियां छप रही हैं आपकी। मेरी रॉयल्टी तो अब तक खूब जमा हो गई होगी। ऋषभ बचपन वाला लाड लड़ाता हुआ बोला। हाँ हाँ, इस बार तेरी पूरी रॉयल्टी देकर जाऊंगी, मैं हंसते हुए बोली। ऋषभ जब छोटा था तो मेरी हर कहानी के छपने पर 20 रुपए लेता था। उसके बचपन की वह मधुर सी याद जेहन को पुलकित कर गई। आज कितना बड़ा हो गया है ऋषभ।
तब मैं उसे संभालती थी, अब वह हमें संभालने वाला हो गया। ऋषभ, तुझे याद है, तू मुझे बचपन में मेरे जन्मदिन पर अपनी पॉकेट मनी से पेपर और पेन लाकर दिया करता था लिखने के लिए। मुझे तेरी वह आदत अंदर तक छू जाती थी। हाँ याद, पता नहीं कैसे सोच लेता था उस समय ऐसा कि आप लिखती हैं तो पेपर पेन से ही खुश होंगी। ऋषभ ड्राइव करते हुए पुरानी यादों में लौटते हुए बोला। और अब बड़े होकर तूने ममा को लैपटॉप लाकर दे दिया। समर ठहाका मारते हुए बोले। ऋषिता भी हंस पड़ी। ऋषभ ने हंसते हुए कार धीमी की। हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए। घूम घाम कर रात पता नहीं कितने बजे तक घर पहुंचे। हमें समय भी पता नहीं चल रहा था। खाने में काफी कुछ खा चुके थे, इसलिए डिनर करने का किसी का भी मन नहीं था। रोशनी से दमकते दुबई ने तो जैसे दिन रात का फर्क ही भुला दिया था। घर पहुंचकर चेंज कर मैं लॉबी में आ गई। तीनों बैठे थे। मैं बोली, खूब थक गए हैं, चाय पीते हैं। ईशिता, तू पिएगी? ममा, चाय? ईशिता चौंक कर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाती मेरी तरफ देखकर आश्चर्य से बोली। अब चौंकने की बारी मेरी थी। कुछ गलत बात तो नहीं कह दी? अच्छा, अगर आपका पीने का मन है तो मैं बना देती हूँ। ईशिता उठकर रसोई की तरफ जाते हुए बोली। ममा, पता भी है क्या टाइम हो रहा है? रात का 1:30 बज रहा है और भारत में इस समय 3 बज रहे होंगे। चाय पियोगे आप इस समय? ऋषभ हंसता हुआ बोला। मैंने घबराकर मोबाइल देखा। घड़ी तो भारतीय समय बता रही थी, पर मोबाइल दोनों समय बता रहा था। ओह, मुझे तो यहाँ की चकाचौंध भरी रोशनी में दिन रात का फर्क ही नहीं पता चल रहा। तीनों को मुस्कुराते देख मैं उन्हें घूरती हुई बेडरूम की तरफ भाग गई। इतने घंटे की नींद कम हो गई थी मेरी। सुबह मेरी नींद भारतीय समय के अनुसार खुल गई, लेकिन दुबई का समय 1.5 घंटा पीछे होने की वजह से बच्चे तो गहन निद्रा में थे। समर भी अलट पलट कर फिर सो रहे थे। दिल कर रहा था खूब खटर पटर करके सबको जगा दूं, पर मन महसूस कर सोई रही। खाना बनाने के लिए कुक आता था। विदेशों में वैसे तो काम करने वालों की सुविधा भारत जैसी नहीं रहती, पर दुबई में इतनी दिक्कत नहीं है। वहां पर एशियन देशों से गए कामगार घर में काम करने के लिए मिल जाते हैं। वहां की मूल आबादी तो 12-13% ही है। बाकी आबादी तो यहाँ पर दूसरे देशों से आए हुए लोगों की ही है। यहाँ पर घरों में काम करने वाले स्त्री पुरुष अधिकतर हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंका के होते हैं। कई अन्य देशों की महिलाएं बच्चों की नैनी के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं देती हैं। अपने देशों में कुछ भी उपद्रव मचाएं, पर यहाँ पर सब बहुत ही नियम संयम से रहते हैं। टूटी फूटी इंग्लिश बोलते बोलते अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। घर में काम करने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, पर अपनी भाषा भी बोलते हैं। जो बहुत सालों से रह रहे हैं वे कोई कोई तो अरबी बोलना भी सीख जाते हैं। ममा, यह पूरन है। शाम को बेटे ने कुक से मिलवाया। वैसे तो यह हमारे ऑफिस से आने के बाद आता है, पर आजकल जल्दी आकर खाना बना देगा ताकि ऑफिस से आकर हम बाहर जा सकें। 40-45 साल का अच्छा खासा आदमी सा लग रहा था। पहले ही दिन पूरा इतिहास जान लिया मैंने उसका। भारत में कहाँ का रहने वाला है, परिवार में 2 बड़े बच्चे हैं और कौन कौन है, वगैरह वगैरह। बेटा हतप्रभ, मामा, इतने वक्त में हमें नहीं पता यह कहाँ का है, और आपने इसकी 7 पुस्त खंगाल डाली। ममा, लेखिका जो है। समर ने चुटकी ली। मैं दोनों की चुटकियों को अनसुना कर पूरन को खाना बनाते देख रही थी। ऐसे क्या बना रहे हो तुम? ऐसे कोई सब्जी बनती है? कुकिंग का बेहद शौक है मुझे। जैसा तैसा नहीं खा सकती, इसलिए काम वालों का बनाया खाना पसंद नहीं आता। भारत में आशा के अलावा आउट हाउस में एक परिवार रहता है, इसलिए आशा और सविता के रहते काम करने की जरूरत भले ही न पड़े, पर खाना बनाना मेरा प्रिय शगल था। वह मैं किसी पर नहीं छोड़ती हूँ। तुमने गैस बंद क्यों कर दी? अभी तो सब्जी भुनी भी नहीं है पूरन। ऐसा ही खाना खिलाते हो बच्चों को? अरे मामा चलो, बेटा मुझे हंसकर खींचते हुए बोला। आपको पूरन का बनाया खाना पसंद नहीं आएगा तो बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। यहाँ भारतीय खाना जितना अच्छा और फ्रेश मिलता है उतना तो भारत में भी नहीं मिलता।
मजबूरी में मैं बेटे के साथ आ गई, लेकिन दिल कर रहा था अभी के अभी इसे पूरी कुकिंग सिखा दूं। ऐसा खाना खाते हैं मेरे बच्चे। लेकिन पूरन का बनाया खाना 4-5 दिन तक खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि शुक्रवार और शनिवार 2 दिन छुट्टी के थे और उसके बाद भी बच्चों ने कुछ दिन की छुट्टी ली हुई थी। घर से एक बार बाहर निकले हम चारों रात 1-1:30 बजे से पहले घर नहीं आ पाते थे। जैसे उम्र का और रिश्ते का अंतर ही नहीं रह गया था चारों में। कितनी शिकायतें हैं आज के समय में इस नई पीढ़ी से सबको। पर इस स्कूल जनरेशन के रंग में रंग जाओ तो लगता है जैसे अपनी उम्र से कई साल पीछे लौट गए। कुछ भी याद नहीं रह रहा था। उन्हीं के जैसी बातें, मस्ती, कह कहे और ताकत भी पता नहीं कहाँ से आ गई थी। न बच्चे सोच रहे थे कि वे हमें सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक चला रहे हैं, और न हम सोच पा रहे थे। न समय का ध्यान था, न डेट याद रह रही थी। लग रहा था जैसे चारों दोस्त होटल में रह रहे हैं। और सबसे बढ़कर तो घर में मुश्किल से 3-4 साल पहले आई हमारी प्यारी बहू इशिता। उसके साथ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वह कभी हमसे जुदा भी थी। घूमने जाते तो वह कभी एक बड़ा कप आइसक्रीम लाकर बारी बारी से सबको खिलाती रहती, कभी कोल्ड ड्रिंक लाकर सबको पिलाती। वह जूठे तक का परहेज नहीं करती हमारे साथ। उसके आचरण से उसके संस्कार भी साफ दिखाई देते और महसूस करा देते कि जब माता पिता तबीयत से बेटी का पालन पोषण करते हैं तो बेटियां भी ऐसे ही प्यार से 2 घरों को जोड़ देती हैं। छुट्टियां खत्म हो गई थीं और अब कल से बच्चों ने ऑफिस जाना था, इसलिए आज जल्दी वापस आ गए थे। डिनर ऑर्डर कर रहा था ऋषभ। चपाती ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है ऋषभ, मैं बना लूंगी। क्यों बना लेंगी मम्मा? कोई जरूरत नहीं बनाने की, इशिता बोली। इसलिए क्योंकि चपाती तो घरवाली ही अच्छी होती है। मैं किचन की तरफ जाते हुए बोली और बच्चों की बात अनसुना कर चपाती बनाने लगी। डिनर आ गया था। इशिता ने टेबल लगा दिया। बच्चे टेबल पर बैठ गए थे और समर वॉशरूम में थे। मैंने चपाती बनाकर बच्चों को दी और फिर गरम चपाती समर की प्लेट में भी रख दी। समर इतनी देर में भी बाहर नहीं आए। मैं तब तक दूसरी गरम चपाती बनाकर ले आई। समर की प्लेट की चपाती अपनी प्लेट में रखकर मैंने दूसरी गरम चपाती समर की प्लेट में डाल दी। ये क्या मम्मा? ऋषभ आश्चर्य से मेरे क्रियाकलाप देखते हुए बोला। ऐसा क्यों किया आपने? वह वाली थोड़ी ठंडी हो गई थी ना, मैं व्यस्त भाव से बोली। ऋषभ आश्चर्यचकित हो बोला। ठंडी हो गई थी सिर्फ 2 मिनट में? पापा, वैसे काफी बिगड़ी आदतें हैं आपकी। और फिर अर्थपूर्ण मुस्कुराहट से इशिता को देखकर हंसने लगा। समर खिसियाकर खाना खाने लगे। असल में घर में सविता गरम गरम चपाती बनाकर लाती है ना, तो आदत पड़ गई। पर मेरा मन बल्लियों उछलने को कर रहा था। जो बात वर्षों नहीं बोल पाई थी, उस बात को ऋषभ ने क्या मजे से कह दिया था। आज के पति कितने कूल हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वे सब कुछ प्लेट में किचन से एक साथ डालकर खा लेते हैं। प्लेट न मिलने पर पेपर प्लेट में भी खा लेते हैं। प्रॉपर डिनर लंच न मिले तो बर्गर, मैगी या ऑमलेट ब्रेड से भी पेट भर लेते हैं। सब ठीक है कि अंदाज में मजे से जीते हैं। खूब कमाते हैं और खूब खर्च करते हैं। पति पत्नी दोस्त जैसे रहते हैं, मिलजुल कर कोई भी काम कर लेते हैं। एक हमारा जमाना था कि मायके तक जाना मुश्किल था, नौकरी करना तो और भी मुश्किल था। खाना कौन बनाएगा जैसी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी पतियों की, जिससे पार पाना कठिन ही नहीं नामुमकिन था बीवियों का। नाश्ते, लंच, डिनर में बकायदा पूरी टेबल सजती थी। पत्नी का टैलेंट गया बक्से में और आधी जिंदगी किचन में। मैं मन ही मन हंस हंस कर लोटपोट हुई जा रही थी। बच्चों को बड़ों से कुछ सीखना चाहिए, पर मेरी समझ से तो आज के समय में पापाओं को अपने बेटों से सही तरीके से पति बनना सीखना चाहिए। समर बहुत गंभीरता से खाना खा रहे थे और इशिता व ऋषभ आंखों आंखों ही में चुहलबाजी में मस्त थे। मैं मन ही मन इस प्यारी जोड़ी का प्यार देखकर आनंद से सराबोर हो रही थी। दूसरे दिन दोनों बच्चे ऑफिस चले गए। जब इशिता जाने लगी तो मैं उसे लिफ्ट तक जाते देखती रही। बेटी नहीं है मेरी, और घर से किसी लड़की को पहली बार यूं चुरुस्त दुरुस्त स्मार्ट ड्रेस में ऑफिस जाते देख मैं हुलसित हो रही थी। इन बच्चियों का साथ दो, सपोर्ट दो, उड़ने दो इन्हें खुले गगन में। इनके पर मत नोचो, बहुत कुछ कर सकती हैं ये। आज परिवार भी तो कितने छोटे हो गए हैं।
किचन में 4 रोटियां बनाना ही तो जीवन में सब कुछ नहीं है। सही कहता है ऋषभ। मामा, आज के समय में बीवी घर पर रहेगी तो घर थोड़ा और सुंदर और ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन यह सब एक लड़की के सपने टूटने की कीमत पर ही होगा ना। कितनी समझ है उसे, कितनी बड़ी बात कह गया। दोनों मिलकर फटाफट कई काम कर डालते हैं, एक दूसरे की मुंडी से मुंडी मिलाकर कई प्रोग्राम बना डालते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करने में भी हाथ नहीं हिचकिचाते उनके। ठीक तो है, पति पत्नी में आपसी समझ होनी चाहिए, चाहे फिर पत्नी बाहर काम करे या घर में रहे। सोचती हुई मैं किचन की अलमारियां खोल खोल कर देखने लगी। आज सारी की सारी ठीक कर डालूंगी, मैं बड़बड़ाई। क्या? समर पास से गुजरे। जो ठीक करना है बाद में करना, पहले कुछ भूख शांत कर दो। क्या कहा? मैंने त्योरियां चढ़ा ली। नहीं नहीं, पेट की भाई, तुम तो हर समय गलत ही समझ जाती हो। मेरी त्योरियां देख समर भाग खड़े हुए। लंच से निबट कर मैं अपने अभियान में जुट गई। एक एक करके सारी अलमारियां व्यवस्थित कर डाली, फालतू सामान बाहर कर दिया। इन्हीं कामों में शाम हो गई। तब तक ऋषभ ऑफिस से आ गया। मैं किचन में फैले सामान के अंबार के बीच बैठी थी। यह क्या मामा, बहुत शौक है आपको काम करने का, यहाँ भी शुरू हो गई? नहीं, देख रही थी कुछ सामान डबल है, कुछ 3-4 डिब्बों में रखे हैं पीछे, शायद तुम्हें पता नहीं। वही सब ठीक किया। कुछ खराब भी हो गया इसलिए बाहर निकाल दिया। अब कुछ खाएगा तू? नहीं, वह सब मैं खुद कर लूंगा, आप और पापा के लिए भी कुछ बना देता हूँ। कहकर ऋषभ ने फ्रीजर से कुछ स्नैक्स निकालकर ओवन में गर्म करके उनमें अपनी कुछ कलाकारी दिखाकर प्लेट में सजाकर टेबल पर रख। तब तक सब कुछ समेटकर मैं भी आ गई। तभी घंटी बज गई। इशिता आ गई थी। मैंने दरवाजा खोला और इशिता को दोनों बाहों में समेट लिया। आ गई मेरी गुड़िया। समर ने भी लपेट लिया उसे। इशिता झूठी मूठी गुमान भरी नजरें ऋषभ पर डालती हुई बोली, आपको भी किया था ऐसा प्यार? मुझे देखो कितना प्यार करते हैं मम्मा पापा। इधर आओ। ऋषभ भी हंसता हुआ उसे खींचकर ले गया और अलमारियां दिखाता हुआ बोला, जब मैं आया तो मामा यह सब कर रही थी। मुझे प्यार कहाँ से करती? दोनों ऐसी चुहल कर रहे थे कि मन हर्षित हो गया। इशिता बैग एक तरफ रखकर कोल्ड कॉफी बना लाई और हम चारों बैठकर खाने पीने लगे। मैं सोच रही थी कितने मजे से लेते हैं ये युवा जिंदगी को। ऑफिस से आए हैं दोनों, मैं कुछ बनाकर देती, उल्टा उन्हीं का बनाया हुआ खा रहे हैं। जब हम इस उम्र में थे तो पति लोग ऑफिस से ऐसे आते थे जैसे पहाड़ तोड़कर आए हों। ये दोनों ऐसे आए हैं जैसे बैडमिंटन खेल कर आए हों। हालांकि पता है मुझे कि दोनों पर नौकरियों का तनाव हावी रहता है, पर आजकल के युवा इन तनावों को भूलकर मनोरंजन करना भी खूब जानते हैं। रिश्तेदारों व पड़ोसियों के तानों में उलझकर उनकी परवाह कर और तनाव नहीं पालना चाहता आज का युवा वर्ग। बस शायद इसलिए बदनाम रहता है। जो इनके रंग में रंग गया वह जिंदगी का लुफ्त उठा लेता है, वरना रुकने का नाम तो जिंदगी नहीं। चारों तैयार होकर फिर घर से बाहर चले गए। पूरन को आने से मना कर दिया, लेकिन अगले दिन पूरन फिर 4 बजे ही हाजिर था। सब्जी दाल बता दीजिए क्या बनानी है, वह बोला। मैं उसे सब कुछ देकर चाय बनाने के लिए कहकर टीवी पर न्यूज सुनने लगी। पूरन ने दोनों को चाय लाकर दी। बर्तन भी पूरन ही धोता था। चाय खत्म करते हुए मैं सोच रही थी कि आज तो इसे इत्मीनान से कुछ सिखा ही दूंगी। बच्चे भी नहीं हैं। पर जब तक किचन में आई पूरन की सब्जी कटकर बन भी चुकी थी। माताजी देखिए, आज कितनी बढ़िया तोरी की सब्जी बनाई है मैंने। पूरन उस हरी पानी वाली बिना टमाटर की तोरी की सब्जी में करछी चलाता हुआ बोला। उस भयानक सब्जी से भी अधिक मेरा ध्यान उसके बोलने पर चला गया। माताजी। मैं माताजी सुनकर बुरी तरह चौंक गई। क्या मैं माताजी जैसी दिखने लगी हूँ? सासू माँ की याद आ गई। उन्हें जान पहचान वाले माताजी कह देते थे, पर मैं अभी तक तो भारत में किसी ने मुझे माताजी कहने की हिम्मत नहीं की थी। महिलाएं तो आंटी बोलने से ही जल भुन जाती हैं, और मुझे यह दुबई में माताजी। भागकर शीशे में देखा, हर एंगल से खुद को। अभी तो ठीक ठाक सी ही हूँ, सीनियर सिटीजन भी नहीं हुई हूँ। टिकट में कंसेशन भी नहीं मिलता है मुझे अभी तो। और इस आदमी की ऐसी जुर्रत, दिल किया खड़े खड़े निकाल दूं। किचन में वापस आई। माताजी। पूरन खीन से निपोरता दोबारा बोला। हाँ बोलो भाई। कुड़कर हथियार डालते मैं मन ही मन बोली।
तुम्हारा माताजी तो मैं पचा लूंगी, पर तुम्हें निकाल कर अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकती। खुश रहो तुम। इसी बीच दिवाली आ गई। 15 लोगों की मित्रमंडली जमा हो रही थी घर पर। हमारे समय में तो इतनों के खाने का मतलब सुबह से तैयारी। पर बच्चे कितने मस्त थे। उनके पास तो इतने बर्तन भी नहीं थे। कुछ थोड़ा बहुत घर में तैयारी की, बाकी खाना बाहर से ऑर्डर हुआ। पेपर प्लेट, डिस्पोजेबल ग्लास, चम्मच वगैरह कुछ कम थे। दोस्तों को ही लाने के लिए कह दिया और हो गई मज़ेदार हंगामे वाली पार्टी। पार्टी शुरू हुई तो हम बेडरूम में ही बैठ गए, पर बच्चों ने खींच लिया हमें भी। कुछ बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे थे तो अधिकतर हार्ड ड्रिंक। इशिता और ऋषभ ड्रिंक नहीं करते, लेकिन मित्र मंडली के साथ पूरी मस्ती करते हैं बिना पिए ही। साथ में हंसते खिलखिलाते लोटपोट होते देख लगता ही नहीं है कि यह सब पीकर हो रहा है या बिना पिए। छोटी छोटी ड्रेसेस पहनने वाली लड़कियां आज दिवाली पर स्टाइलिश साड़ी या दूसरे भारतीय परिधान पहने हुए थीं। इतनी मस्ती तो हमने भारत में भी न की थी दिवाली पर। क्या कूल जनरेशन है। जो समस्याएं हमारे जीवन में थीं, वे तो इनके लिए समस्याएं ही नहीं हैं। दुबई में मेरी स्कूल कॉलेज की फ्रेंड सुरभि रहती है। एक दिन वह पूरा दिन मेरे पास बिता गई और एक दिन मुझे उसके पास जाना था। उसके साथ सारा प्रोग्राम फिक्स कर मैंने डाइनिंग टेबल पर ऐलान कर दिया, कल सुरभि के घर जा रही हूँ पूरा दिन बिताने। किसके साथ? पति महोदय आश्चर्य से बोले। अरे मामा, कल क्यों बनाया प्रोग्राम? मैं छोड़ देता आपको किसी दिन, कल तो बहुत बिजी हूँ। ऋषभ बोला। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तो नीचे से टैक्सी ले लूंगी। दुबई तो कितना सेफ है। यहीं JLT में ही तो रहती है वह। मैं इत्मीनान से बोली। हाँ हाँ, सबको अपने जैसा समझा है ना। समर बड़बड़ाते हुए बोले। तुम इतनी सीधी शरीफ हो, अक्ल तो है नहीं तुम में, कोई भी बेवकूफ बना देगा यहाँ दुबई में भी। हाँ मामा, टैक्सी से तो मैं भी आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। ऋषभ भी फैसला सुनाता हुआ बोला। पर पति की बात ने तो भूचाल ला दिया था दिमाग में। शब्द तारीफ में नहीं कहे गए थे। अंदर की लेखिका ने कई पन्ने रंग डाले महिला सशक्तिकरण के पक्ष में। मैंने सब पर अपनी निगाहें घुमाई। तीनों मेरे बारे में फैसला कर आराम से खाना खा रहे थे। हाँ, यह तो है कि बीवियों को 25 में भी अक्ल नहीं होती और 50 में भी। पर पता नहीं पतियों को कैसे 25 में भी अक्ल हो जाती है और 50 में तो होती ही है। बुदबुदाते हुए मैं लंबी सांस खींचकर रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल गुस्से में जोर जोर से चबाने लगी। तीनों अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। पति भी अपनी भावुक मिजाज की हरदम प्रसन्नचित्त बीवी का ऐसा करारा जवाब सुनकर हतप्रभ थे और दोनों बच्चे अब तक सब कुछ समझकर हंस हंस कर बेहाल हुए जा रहे थे। न चाहते हुए भी समर को भी उनकी हंसी में शामिल होना पड़ा और उन सबको हंसता देख मैं भी मुस्कुराने लगी। डोंट वरी मामा, कल जल्दी तैयार हो जाना, मैं छोड़ दूंगा आपको। ऋषभ हंसता हुआ बोला। हाँ, कल चली जाओ तुम। समर भी खाना खत्म कर उठते हुए बोले। कोई जरूरत नहीं, बात हो गई मेरी सुरभि से, वह मुझे लेने आ जाएगी 11 बजे। तो आप हमारा इम्तिहान ले रही थीं? इशिता भी मासूमियत से कुनमुनाई। और क्या, मैं ठहाका मारते हुए बोली। देखना चाहती थी कि मेरे बंदी गृह की दीवारें और कितनी मजबूत हुई हैं, कितने पहरेदार पैदा हो गए हैं मेरे। अरे नहीं मामा, ऋषभ लाड से मुझसे लिपटता हुआ बोला। बहुत प्यार करते हैं आपसे, इसलिए फिक्र करते हैं आपकी। आपको पता नहीं कितने इम्पोर्टेंट हो आप हमारे लिए। कल लेने मैं आ जाऊंगा आपको। जब आने का मन हो तब फोन कर देना, तभी निकलूंगा ऑफिस से। मुझे मालूम है बेटा। मैं स्नेह से उसकी बाह व चेहरा सहलाते हुए बोली। ऐसे ही हंसते हंसाते 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। दुबई का वीज़ा या तो 1 महीने का बनता है या 3 महीने का। यदि 1 महीने से 1 हफ्ता भी ऊपर रहना है तो वीज़ा 3 महीने का ही बनवाना पड़ता है। आने का समय हो गया। कितना कुछ भर दिया था ऋषभ और इशिता ने। अटैचियां निर्धारित वजन से ज्यादा हो रही थीं। उस पर भी अच्छा खासा हंगामा हो रहा था कि क्या रखें क्या छोड़ें। दुबई के एयरपोर्ट पर साथ में आया कोई भी सामान के चेक इन काउंटर तक छोड़ने जा सकता है। ऋषभ ने सामान चेक इन करवा दिया। अब हमें अंदर सिक्योरिटी को पार करना, बच्चों को यहीं पर अलविदा कहना था। दिल तो भावनाओं के ज्वार से उमड़ घुमड़ रहा था, पर अपने आंसू सरलता से दिखाने की आदत नहीं है मेरी, इसलिए हंसते मुस्कुराते बच्चों से विदा ले रहे थे हम।
बच्चे अपनी जगह पर खड़े हाथ हिला रहे थे और मैं पीछे मुड़ मुड़ कर उनकी भुवन मोहिनी जोड़ी को मन ही मन अनंत आशीर्वाद दे रही थी। लेकिन अंदर जाते ही आंखें बरसने लगी, मन उदास हो रहा था। पर सोच रही थी बच्चों ने इतने दिन याद न रहने दिया अपनी उम्र को, अपने रंग में रंग दिया हमें। इस युवा पीढ़ी के साथ जिसने कदम ताल कर दिया, उसने इनका सुख पा लिया। वरना यदि अपने अड़ियल रवैये और अड़ियल विचारों पर अड़ी रहेगी पुरानी पीढ़ी, तो यह पीढ़ी इतनी तेज दौड़ रही है कि फासला बढ़ते देर नहीं लगेगी। यह पीढ़ी उन्हीं के लिए कदम धीरे करेगी जो इनके साथ दौड़ने की कोशिश करेंगे। यही सब सोचते सोचते समर और मैं सिक्योरिटी पार कर डिपार्चर लॉन्च की तरफ चल दिए। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी क्या कूल हैं ये।